नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी डॉक्टर सुनील दुबे जी हैं। आप एक पर्यावरण विज्ञानी, संरक्षण जीव विज्ञान के विशेषज्ञ तथा सामाजिक पारिस्थितिकी एवं जन जीविका से जुड़े प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और आपने डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी संरक्षण विज्ञान में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया है। आपने मास्टर डिग्री पर्यावरण विज्ञान में किया है और इसके साथ साथ आप 28 वर्षों से भी अधिक समय से उच्च शिक्षा, शोध, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा एवं सामाजिक आधारित विकास के क्षेत्रों में कार्य किया है। आप कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के सदस्य रह चुके हैं, जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विभिन्न आयोग समितियों में आप आज भी सक्रिय रूप से अपने योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पारंपरिक ज्ञान एवं आजीविका से जुड़े सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल पर भी आप सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। तो आज हम सर से जानेंगे नदियों के बारे में। जैसे हमने पिछले एपिसोड में नदियों का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी नदियां राजस्थान के जीवन रेखा है और परंपरागत रूप से राजस्थान के लोग नदियों और जल स्रोतों की कैसे रक्षा करते थे और अभी कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशंस किए थे। तो आज के इस एपिसोड में हम नदियां हमारे जीवन रेखा के एपिसोड 2 में चर्चा करेंगे नदी संरक्षण और चुनौतियों के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जी धन्यवाद। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते सर। तो बिना देरी किए हम आपसे आपके जो अनुभव है और जो ज्ञान है पर्यावरण के क्षेत्र के प्रति वो जानना चाहेंगे। तो आपसे पहला सवाल ये है कि मानव जनित जो क्रियाकलाप है उसका राजस्थान की नदियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी देखिए, मैं भूमिका बनाता हूँ पहले जो आपके चैनल पर रेडियो मधुबन पर नदियां हमारी जीवन रेखा एपिसोड 1 में आइए अपनी नदियों को जाने। उसमें हमने राजस्थान के रिवर प्रोफाइल यानी नदी तंत्र क्या हैं, कैसे वितरित हैं और उनका क्या महत्व है और नदी नदी कब कहलाती है और उनके पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं क्या हैं और उसके साथ में कुछ उनकी समस्याओं को लेकर के भी हमने चर्चा करी थी जी। और उसी कंटिन्यूएशन में, उसी क्रम में ये जो समस्याएं हैं और उनको लेके हमारी भूमिका जो है नदी संरक्षण और चुनौतियां, जो आपने एपिसोड 2 रखा है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं उस भूमिका के साथ में मैं कुछ चीजें, देखिए नदी मानव जनित क्रियाकलाप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे तो कहेंगे नदी मर रही है, नदी कट रही है, नदी पे अतिक्रमण हो रहा है, नदी में प्रदूषण हो रहा है और हमारी नदियां कम हो रही हैं, हमारी नदियां सूख रही हैं, ये बहुत हो गया। लेकिन साधारण वाक्य से तो किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना आम जन पे पड़ रहा है। मेरे घर के पास ऐतिहासिक आहड़ नदी बहती है जिसके किनारे मैं रहता हूँ। आहड़ कालीन सभ्यता जो है, यहाँ पर आहड़ सभ्यता रहती थी, लेकिन वो खत्म हो रही, उससे किसी पे कोई देख रहे हैं, रह रहे हैं, तब भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो आपके माध्यम से मैं एक दूसरी स्ट्रेटेजी हमारे श्रोताओं को, मैं कुछ चीजें जिनको लेके आप सोचने को मजबूर हों और डरें, थोड़ा सा डरें कि मैग्नीट्यूड क्या है मानव जनित क्रियाकलापों का, और उसके साथ में आप समझें कि उसमें बूंद बूंद से घड़ा जो भरता है और हम जैसे उसमें अनदेखी करके या हम भी पॉल्यूशन करके क्या करते हैं उसे समझें। तो मैं उस के अनुसार, उस आधार पर कुछ चीजें आपके सामने पॉइंट वाइज रखता हूं। देखिए, दुनिया भर में जो है मार्बल प्रोडक्शन जो है, मार्बल पत्थर जो है, वो 90% प्रोडक्शन जो है वो भारत से जाता है। और उसमें भारत से जो मार्बल प्रोडक्शन है, पूरे विश्व का 90% भारत से सप्लाई है। और भारत का 85% मार्बल प्रोडक्शन जो है ना, वो राजस्थान से होता है। जी।
अब आप समझिए कि जब ये इस वृहद स्तर पर पत्थर की माइनिंग हो, अभी तो मैंने सोप स्टोन्स, सैंड स्टोन और मेजर माइनर मिनरल उनका नाम नहीं लिया है, मैंने खाली अभी मार्बल की बात करी है, अभी तो मैंने लेड, जिंक, कॉपर इनकी माइनिंग की बात नहीं करी है। ठीक है, ये तो मैं जी मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, केवल मार्बल प्रोडक्शन का 85% देश का राजस्थान से जाता है, केवल एक स्टेट से, वेस्टर्न इंडिया से। तो वो जो माइनिंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है वो जी दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा कन्फाइंड है। और वो बनास बेसिन, बनास नदी के जो बेसिन है, इसकी सहायक नदियां और उनका क्षेत्र इससे प्रभावित है। पहला पॉइंट ये। अब आप जी समझिएगा नदी पर क्या दबाव बनता है। हम्म, दूसरा चीज हम आते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में 4,000 से ज्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कपड़े बनाने के कारखाने हैं, धागा जी बनाने, कपड़ा बुनने के, कपड़े प्रोडक्शन के कारखाने, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जो 70 से ज्यादा देशों को टेक्सटाइल कपड़ा यानी हमारा यहां से निर्यात होता है। यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मोस्टली इन एरियाज में 70 से ज्यादा देशों में हमारे यहां से टेक्सटाइल यूनिट से कपड़ा जाता है, भीलवाड़ा से। नाउ अब उसका इंपैक्ट देखें, टेक्सटाइल यूनिट से जो एसिड मिला हुआ, जो अपशिष्ट है, तरल अपशिष्ट है, गैसें हैं, एसिड फ्यूम है, यानी गैस रूप में, लिक्विड रूप में, तरल रूप में और ठोस रूप में वेस्ट, उसका फल क्या हो रहा है। जो भीलवाड़ा शहर से लगी हुई कोठारी नदी निकलती है, जो बनास की सहायक नदी है, बनास बेसिन की, जो बाद में चंबल, यमुना और गंगा में जाती है, उस कोठारी जी नदी में क्रोमियम, लेड, आयरन, जिंक, सोडियम इत्यादि इत्यादि जो उनकी स्वीकृत मात्रा उससे कहीं कहीं ज्यादा हाई लेवल पर पाए गए हैं। जी भीलवाड़ा शहर से जब आप निकलते हैं, आप बस में हो या ट्रेन में हो, आप नींद में से भी आपकी नींद खुल जाएगी। एसिड फ्यूम्स की जो गंध आती है वो आपको अपने आप को आपको इरिटेट कर देगी। तीसरा जी पॉइंट आते हैं, लूनी नदी जो पश्चिमी भारत की लाइफ लाइन है, समझिएगा इस चीज को। लूनी नदी जो पश्चिमी भारत की लाइफ लाइन है और जो पश्चिम से मरुस्थल के प्रसार को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है हमारे राजस्थान में, हम्म, जिसकी बदौलत ही हमारे दक्षिणी राजस्थान, सिरोही, माउंट आबू और यहाँ के जंगल भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से अभी बच रहे हैं। ये लूनी नदी के बेसिन का जो प्रभाव था बोल रहा हूं, जो उस जी इलाके में नमी को बनाए रखती थी, बरसाती काल में प्रवाह होता था और उसके कारण मरुस्थल का प्रसार वो नहीं होने देती थी। उसकी जो सहायक नदियां हैं ऊपर तक की, बांडी, झोजरी, सुकड़ी, जवाई, मीठड़ी, खारी, वो जो है वहां पर इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है, स्पेशली जब लूनी बालोतरा रीजन से नीचे निकलती है, और बांडी नदी जो लूनी की सहायक है पाली जिले में, बालोतरा में लूनी नदी की जो हालत हो जाती है, वहां पर टेक्सटाइल डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, और बांडी नदी पाली से जो होकर के निकलती है, वहां पर टेक्सटाइल यूनिट्स का जो हब है, डाइंग प्रिंटिंग का जो हब है पूरा पाली में, उसके जी कारण उनका ये पूरा प्रवाह जो जाता है। तीसरा, झोजरी जो लूनी की सहायक नदी है, जोधपुर शहर का पूरा सीवेज, मल जल और उसके हम्म, साथ औद्योगिक अपशिष्ट भी वहां का 350 से ज्यादा छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जोधपुर के और वहां का शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का जो मल जल है, उस सभी का रेसिपिएंट कौन है? झोजरी नदी, जिस पर अभी सुप्रीम जी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बिल्कुल मृत हो चुका है पानी, और जो जान ले रहा है लोगों की, मिट्टी को खत्म कर रहा है, जानवरों को खत्म कर रहा है, वनस्पति को खत्म कर रहा है, एरिया को खत्म कर रहा है, वो जहर। वो झोजरी नदी भी इस लूनी में जाती है, जो आगे कच्छ के इलाके में जाने से पहले, गुजरात में जाने से पहले इतनी पॉल्यूट हो जाती है कि लूनी का साल भर का प्रवाह तो रहा ही नहीं, लेकिन इसका बरसात के दौरान का प्रवाह भी जो है वो प्रदूषकों से भरा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 2015 सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, जो पाली जिले में राजस्थान के अंदर बनास नदी जो लगे हुए हैं, बीसलपुर डैम है, स्वरूपगंज और नेवता डैम है जो बनास नदी पर, वो
60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है बीसलपुर बांध, स्वरूपगंज और नेवता डैम से लगा हुआ, वो जी राजस्थान में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से सबसे प्रदूषित क्षेत्र मिला है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाई है, कपड़ा की है, कागज की इकाई है, तो वहां से जो जैविक जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, उन सब के लिए बढ़िया कार्बन रिच, मटेरियल रिच जो अपशिष्ट निकलते हैं, जिसके कारण पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ती जाती है, पॉल्यूट होता रहता है। तो वो जी हाई पॉल्यूटेड स्ट्रेच राजस्थान का सबसे ज्यादा वो हमारे इस इलाके में है। बीसलपुर डैम, स्वरूपगंज, नेवता डैम से लगा हुआ ये बनास नदी का एरिया है। ठीक है, जी पॉइंट आते हैं चंबल नदी, जो हमारे राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल, बनास और लूनी, ये राजस्थान की 3 बड़ी लाइफ लाइन है, जिनके साथ में राजस्थान के 6 मेजर रिवर बेसिन जुड़े हुए हैं और ओवरऑल 15 बेसिन जो हैं छोटे बड़े राजस्थान के कनेक्टेड हैं। चंबल नदी का जो बेसिन है उसके ऊपर नदी के प्रवाह और इसकी सहायक तंत्र में 200 से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हैं। 200 से ज्यादा, जी 200 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी, छोटी, मध्यम, और उसके साथ में अभी और भी इंस्टॉलेशन के ऊपर वो जा रही हैं। लगभग 152 तो पहले से थी 2010 तक, उसके बाद 55 और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड थे, तो इसलिए 200 से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजनाएं चंबल नदी पर बन रही हैं। यानी नदी को कितनी जगह पर बांधा जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, ये सारा समझे। फिर जी चलते हैं उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी। घग्गर नदी, जहां पर ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती नदी का प्रवाह था, जिसके पूरा प्रवाह मार्ग, पैलियो चैनल जिनको हम कहते हैं, अंडरग्राउंड पानी बहने के जो रास्ते हैं, वो अभी भी घग्गर नदी के बेड में सरस्वती नदी के प्रवाह तंत्र के चैनल के निशान हैं। राइट, जी इसके किनारे प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो काफी लंबे समय तक वहां पर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो काल का जो सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यताएं वो विकसित हुई थी। वो घग्गर नदी, लूनी और घग्गर जो हैं वो स्थलीय क्षेत्र में ही खत्म हो जाती है, किसी समुद्र में और उसमें नहीं जाती हैं। तो घग्गर नदी जो है वो आती है ऊपर से, हरियाणा पंजाब से, और वहां पर जितना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो खेती में और उसमें जो यूज है पंजाब हरियाणा का, उसका जो लोड लेके आती है, उसमें हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, HCH, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, HCH, और DDT, ठीक है, जो बैन हो चुका है विश्व में कई जगह, भारत से, जी लेकिन आज भी अवेलेबल है और यूज हो रहा है। तो HCH, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और ये DDT का बहुत बड़े पैमाने पर यूज होकर के हरियाणा पंजाब में वो फ्लो आता है। हमारे राजस्थान में जब घग्गर आती है तो पूरा लोड लेकर के आती है। अब आप सोचें घग्गर की हालत क्या है। फिर चलते हैं दक्षिणी राजस्थान में, वहां पर माही नदी, जो आगे जाकर के गुजरात की साइड में अरब सागर में जाएगी, उसकी जो सहायक नदियां हैं दक्षिणी राजस्थान में, जाखम है, अणस है, सोम है, झामरी है, गोमती है, मोरन है, भादर है, वो इन नदियों के अंदर जो है रेत खनन इस बेतहाशा इस लेवल पर है कि यहाँ का जो लैंड, जो सैंड माफिया है, वो किसी भी अच्छे से अच्छे तंत्र की परवाह नहीं करता, रोक टोक की। बेलगाम वो माफिया है और बिना रोक टोक के काम करना तो कई प्रश्न पैदा करता है। उसके साथ इन नदियों के, सहायक नदियों के, माही और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट में जमीन के उपयोग में भयंकर चेंज आए हैं। मानव आबादी का विस्तार, उसके साथ में एनक्रोचमेंट्स, उसके साथ में डिफॉरेस्टेशन, उसके साथ में खेती का विस्तार, उसके साथ में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सहायक नदियां और उनमें मुख्य नदी के कैचमेंट में बारिश भी जितनी होगी तो वो पानी नदियों के मुख्य प्रवाह में नहीं आ पाएगा और नहीं जी आ पाता। और उसी का है कि जाखम डैम एक जो बना हुआ है जाखम नदी पर, वो
अभी अचानक यदि थोड़ा रेनफॉल हाई रहा तो वो भर गया, चलिए शुक्र है। लेकिन जो आगे जयसमंद झील है, जहां पर ये माही की ट्रिब्यूटरी है, गोमती झामरी ये नदी जिसमें आती हैं, और जयसमंद से फिर आगे जाके वो माही में जाता है पानी, वो जयसमंद झील नहीं भर पाई, क्योंकि हम्म। उसके ऊपर कैचमेंट में गोमती झामरी और उनमें पानी आया, लेकिन इन नदियों के प्रवाह में नहीं आया। तो रिवर फ्लो पर जो प्रवाह आ रहे हैं वो इन नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं। उसके साथ में और चलें, अभी मैं आपको एक, आपके क्योंकि आप माउंट आबू वहां बैठे हैं पिंडवाड़ा में, जी। मैं आपके जी। पास में पाली जिले में शिवगंज एक कस्बा है, छोटा सिटी जी। है ना। जी। शिवगंज में अभी न्यूज आई है, आप समझिएगा, और ये हर जगह सेम है, मेरे शहर में भी, मेरे पास जो आहड़ नदी है वहां भी ऐसा हो रहा है। वहां नगर पालिका का ठेकेदार उसकी गाड़ियां शिवगंज से लगी हुई जो जवाई नदी है उसमें डाल रहा है, हम्म। और प्रशासन फिर कहता है कि हम उसको रोकेंगे, उसको कहेंगे कि वहां न डाले। आप समझिएगा मैग्नीट्यूड जो है, हम क्या क्राइम कर रहे हैं नदियों के साथ में। उसके साथ में चित्तौड़गढ़ जो सिटी है, आन बान शान की नगरी है, महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह की नगरी है। आप वहां से जो गंभीरी नदी निकलती है, शहर में से निकलती है, वहां की लाइफ लाइन है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, हम्म। उस गिरी में हमारे उदयपुर से आहड़ बेड़च ये नदियां जाके मिलती हैं। वो गंभीरी नदी सिटी से निकलते निकलते जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सीमेंट यूनिट है, दूसरे यूनिट्स हैं, वो लेड जिंक यूनिट है, इनका जो पॉल्यूशन है वो कंप्लीटली मृत प्राय हो जाती है। उस नदी में जो मगरमच्छ हैं, दूसरे जलीय जीव हैं, वो भी मरते हैं, कभी कभी मॉर्टेलिटी होती है। ठीक है, नदी का पानी किसी भी तरह से एक हाईली ट्रीटमेंट के बाद ही प्रयोजन के लायक होगा। सबसे मजे की बात है कि जो सीवेज लाइन है सिटी की, हम्म। समझना, सीवरेज लाइन है सिटी की, वो बिना उपचार के वो सीवरेज गंभीरी में खुला हुआ है, ओह। सीवरेज। ठीक है। अच्छा, जी। ये चीज और शहरों में भी यही चीज है। जैसे मेरे यहाँ आहड़ नदी मेरे घर से लगा हुआ है, 100 मीटर दूर नदी पे, उसके किनारे हमारे यहाँ के मोहल्ले के सफाई कर्मचारी हाथ गाड़ी में लेके जाते हैं और वहां पर पूरा सॉलिड वेस्ट खाली करते हैं। हम्म। आसपास के बने सेटलमेंट से वो ढेर का ढेर, फिर पानी आया तो नदी में वो गया और सबने उसे देखा। जयपुर जिले में जो राजस्थान की राजधानी है वहां देखें तो वहां ताला, बाणगंगा, जयपुर शहर में बहने वाली द्रव्यवती नदी, जो एक समय अमानिशा नाला नाम हो गया था जिसका, द्रव्यवती नदी, बाणगंगा, ताला, ये जयपुर की जो लोकल नदियां हैं, इनके लिए तो कोर्ट संज्ञान ले रहा है, मेंशन कर रहा है, लेकिन वो अभी भी वो पूरी तरह से साहिबी नदी है दौसा की तरफ में, वो खत्म हो रही है। कोटा में चंबल नदी, कोटा रीजन में थर्मल पावर प्लांट है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहां चंबल नदी का प्रदूषण एनजीटी बहुत गंभीर संज्ञान ले रहा है, गाइडलाइन मतलब डायरेक्शन जारी कर रहा है, हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। अभी 2024 में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, मैं आगे बताऊंगा। उसके जी। बावजूद जो वहां अवैध बस्तियों का प्रसार, नदी के कैचमेंट में अतिक्रमण, वो हो रहा है। उसके साथ में लूणी नदी की जो प्रवाह तंत्र है, उसमें बालोतरा, जसोल, बिठूजा, इन इलाकों में अतिक्रमण इस कदर हुआ है कि हाई कोर्ट को 2022 में इनको रोकने के लिए आदेश देना पड़ा। झुंझुनू रीजन जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का रीजन है, जहां कांटली नदी उदयपुर वाटी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और चूरू में कल्मिनेट होती है, वो कांटली नदी का खनन इस कदर है कि 2 ट्रक से ज्यादा गहराई तक खोद लिया बजरी के लिए। आप सोचें, नदी की जी। जो एल्यूवियल रेत है, सैंड है, वो ठीक, उसके अलावा उसका खुदाई कर करके उसको वॉश करके और उससे बजरी बनाने का यूनिट, लेकिन खोदनी है तो उस कांटली नदी को इस कदर खोद दिया गया है, वहां अच्छे से अच्छा कलेक्टर और वो आ जाए, रोकने की कोशिश करेगा, अगले दिन ट्रांसफर है। तो राइट। खैर, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताई। मैं कुछ पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जी। मानव जनित क्रियाकलापों का प्रभाव, जनरल बातें हुई, अब ये थोड़ी डराने वाले फैक्ट जो मैंने बताए, उसके साथ में मैंने पहले जो आइए अपनी नदियों को जाने आपके एपिसोड 1 में जो मैंने कुछ चीजें करी थी, मैं उनको थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो टेक्सटाइल यूनिट है,
सीमेंट यूनिट हैं, फर्टिलाइजर यूनिट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्लांट हैं, वो मेजर इंडस्ट्रीज ज्यादातर या सभी की लगभग वो नदियों के किनारे ही, नदियों के आसपास ही हैं, क्योंकि एक तरफ को पानी चाहिए, दूसरी तरफ उनको डिस्चार्ज करना है, दोनों चीज है। ठीक है, तो पानी तो ग्राउंड वाटर से भी लेंगे, नदी से भी लेंगे, लेकिन डिस्चार्ज तो सरफेस पर जाएगा तो नदी में जाएगा। और उसी का फल है कि राजस्थान में आज भी एज पर सीपीसीबी रिपोर्ट्स और ये जो है स्टडीज, 80% से ज्यादा औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो बिना उपचार के नदियों में जाता है, खुले वातावरण में जाता है। 80% से ज्यादा औद्योगिक अपशिष्ट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो बिना उपचार के ऐसे ही वातावरण में फेंका जाता है। और जो मैंने बताया था, भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर और पाली, ये 4 जिले ही ऐसे हैं जो राजस्थान में कुल पैदा होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का 50% ये 4 जिले पैदा करते हैं। वो 50% कितना है? लगभग 500 मिलियन लीटर पर डे या 50 करोड़ लीटर पर डे, यानी 100 करोड़ लीटर पर डे राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उसमें से 50, आधे से ज्यादा तो 500 मिलियन लीटर पर डे तो खाली भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर और पाली में डिस्चार्ज होता है। पॉल्यूशन का लेवल देखें तो यहां पर जो बनास नदी है, भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर, लूनी, पाली, बाड़मेर, इधर लूनी और इधर बनास और चंबल, इनका जो भीलवाड़ा में चंबल में जाएगा, जयपुर और इधर की तरफ में ये सब बनास में और चंबल में जाएगा अल्टीमेटली। ये आगे और चलते हैं थोड़ा समय और आपको बताता हूं कि पूरी एक हमारे देश की एक स्टडी हुई, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, यानी संकलित सकल जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, उस सूचकांक में देश के लगभग में, देश के स्तर पर पाली 5वां सबसे प्रदूषित इंडस्ट्रियल एरिया घोषित पाया गया। 5वां सबसे प्रदूषित, औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र हमारा पाली जिला पाया गया। मजे की बात यह है कि इसी पाली में भारत का पहला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हुआ था। कॉमन एफ्लुएंट प्लांट जो मैंने पहले आपके एपिसोड 1 की वार्ता में बताया, हमारे श्रोताओं को एपिसोड 1 जरूर सुनना चाहिए, और उसके बाद यहां मैं जो बात बोल रहा हूं वो उनको और पुख्ता तरीके से समझ आएगी कि छोटे छोटे यूनिट, उनका अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता तरल अपशिष्ट और इनका, तो उनके लिए सरकार ने कहा कि एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बड़े स्तर का वहां बना दें, और उनके यहां से पाइपलाइन चैनल्स के थ्रू उनके एफ्लुएंट वहां चले जाएंगे अपशिष्ट, और वहां पर उस सब का उपचार होगा। मेरी पढ़ाई के दौरान, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान, हमने उस कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का विजिट किया था, मुझे ध्यान है। ठीक 1982 में ये कॉमन एफ्लुएंट प्लांट लगा। अब आप ये सोचिए कि 1982 में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिस कैपेसिटी से लगा, उसके बाद तो अब क्या चल रहा है, 2025। आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपांशन कितना हुआ होगा, यूनिट्स और ज्यादा कितने हो गए होंगे, उनका एफ्लुएंट कितना और पैदा हो रहा होगा। अभी राजस्थान में देखें तो 14 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं राजस्थान में, मात्र 14। उसमें से 5 पाली में है, 6 बाड़मेर में है, 1 जोधपुर में है, 1 अलवर में है और 1 जयपुर में है। बाकी और जगह कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। छोटे छोटे यूनिट्स हजारों की संख्या में राज्य भर में विभिन्न जिलों में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। और इसी के कारण पाली जिला, जो देश का पांचवां सबसे प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र माना गया, वहां पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वहां के 800 में से 600 यूनिट को, टेक्सटाइल यूनिट को रेड कैटेगरी में रखा हुआ है। रेड कैटेगरी का मतलब है कि वो टेक्सटाइल यूनिट देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले टेक्सटाइल यूनिट्स में से है जी। अब आप समझिए केमिकल डिस्चार्ज, क्योंकि हमारे यहाँ धातु उपक्रम के भी बहुत सारा माइनिंग है और प्रोसेसिंग है, लेड, जिंक, कॉपर वगैरह वगैरह बहुत सारा हब है हमारा। उसमें उनका जो केमिकल है
वो जो भारी धातुओं से भरे उनके जो अपशिष्ट हैं उधर, उसमें राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर चित्तौड़ का नंबर आता है, फिर भीलवाड़ा का नंबर आता है, फिर कोटा का नंबर आता है, जहां पर ये धातु उपक्रम के कारखानों से भारी मात्रा में जो है अपशिष्ट निकलते हैं। और दूसरी तरफ भीलवाड़ा और कोटा, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल हब से, और कोटा जी में थर्मल, ये फ्लाई ऐश जो केमिकल हैं, पावर थर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये इनके कारण उनके केमिकल्स, ये हाई स्थिति है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के डिस्चार्ज में हाई बीओडी डिस्चार्ज, यानी बहुत हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के डिस्चार्ज, यानी पूरी तरह जैविक जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिएगी उन अपशिष्टों को डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि वो डिस्टलरीज का शराब, वाइन, मतलब इस तरह के अल्कोहल बेस्ड जो इस तरह के लिकर प्रोडक्ट्स हैं उनके यूनिट हैं अलवर की तरफ, उसके बाद जयपुर। उन डिस्टिलरी यूनिट से बहुत ज्यादा हाई बीओडी डिस्चार्ज वाले एफ्लुएंट निकलते हैं। अब उसके बाद में कुछ चीज मैंने और पहले बताई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, मैंने बताया था हमारी पहली की वार्ता में कि मल जल निष्कासन, जो मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि मल जल निष्कासन हमारे पूरे अर्बन एरिया से जो जाता है वो कहाँ जाता है, इसे कोई सोचता है? नहीं सोचता। आप भी चकित हुए थे कि हाँ भाई, मल जल का तो हम सोचते ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है और उसका उपचार कितना हो रहा है। ले दे करके हमारी 2023-24 का स्टेटस है कि कुल 133 मलजल उपचार संयंत्र हमारे लगे हैं, कुल 133 मात्र, जिनकी कैपेसिटी अगर माने, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, वो 1400 मिलियन लीटर पर डे उपचार करने की है। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में काम किस पर कर रहे हैं, किस स्तर पर? 1400 मिलियन लीटर पर डे की क्षमता से नहीं, वो करीबन 900 मिलियन लीटर पर डे, 892 एग्जैक्ट वो है रिपोर्टेड जो मात्रा है, लगभग 900 मिलियन लीटर पर डे की उनकी क्षमता है। और 9 और 14 में तो 500 मिलियन लीटर पर डे तो वहां चला गया कि वो उपचारित नहीं कर पा रहे। ठीक, लेकिन वास्तविक हमारे यहाँ जानते हैं मलजल उत्पादन कितना है? 23-24 के आकलन के अनुसार राजस्थान में 3200 मिलियन लीटर पर डे। अब आप 3200 मिलियन लीटर पर डे तो उत्पादन है मलजल का। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं 1400 मिलियन लीटर कैपेसिटी के, और वास्तव में उपचारित कर रहे हैं मात्र 900 मिलियन लीटर। जी, तो लगभग एक चौथाई मल जल का ही उपचार हमारे यहाँ पर अभी हो रहा है, और बाकी का क्या जा रहा है? अनुपचारित जा रहा है। जी, सोचिए कि नदियों की क्या हालत हो रही है। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को इन आंकड़ों से समझना चाहिए कि आप केवल बहता हुआ पानी नदी नहीं होता। नदी क्या होती है, जो हमने पहले एपिसोड में समझाया था, उसे समझें। अब आगे चलें। राजस्थान में 2023-24 का आंकड़ा है 1898, लगभग 1900 मैट्रिक टन। मैट्रिक टन का मतलब 1000 टन और कर दीजिए गुणा, 1898 मैट्रिक टन पेस्टिसाइड का कंजम्पशन होता है, कीटनाशक का। और मैंने ये पहले भी समझाया है कि ये कीटनाशक जब फसल पर, पेड़ पौधों पर डाला जाता है तो उस कीट पर कितना असर करेगा, और बाकी का पत्ती, फूल, फल मिट्टी में ही जाएगा ना, अल्टीमेटली वॉश आउट होके। जी, मिट्टी में जाएगा तो पेड़ पौधों की जड़ों से लिया जाएगा घुलित पानी के साथ में, और उनकी पत्ती, उनके तने, उनके जो विभिन्न अंग हैं, तना, डाली, पत्ती, फल, अनाज, उनका बीज, उसमें वो इकट्ठा होएगा और फिर कहाँ आएगा? आपके पेट। वो सब रसायन आपके पेट में ही आने वाले। कीट के पेट में तो 0.00001% जाएगा, बाकी तो अपने पास आने वाला है। उसी तरह से राजस्थान में अगर देखें तो प्रति वर्ष 70 मिलियन टन, मिलियन का मतलब है 10 लाख से गुणा कर दो, 70 गुणा 10 लाख, इतने टन यानी 7 करोड़ टन रेती हमें प्रति वर्ष हमारे यहाँ डिमांड है। अब इतनी रेती नदियों से खनन हो रही है या बनाई जा रही है, आप सोचिए नदियों की क्या स्थिति है। तो इसके कारण क्या है कि जो हमारे बड़े रिवर बेसिन हैं, लूनी के, बनास के, चंबल के, माही है, साबरमती है,
ये सब रिवर बेसिन जो हैं, इनकी सहायक नदियां जितनी भी हैं, वो विभिन्न प्रकार की मानव जनित दबावों से ग्रसित हैं। और उसी के कारण जो हमारी बनास और चंबल नदी का जो कुछ भाग हैं, वो देश के 323 नदियों में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र 351 चिन्हित हुए, उसमें बनास और चंबल के क्षेत्र भी चिन्हित हैं। जी। और हमारी जो प्रमुख नदियां हैं जो बड़े रिवर बेसिन बना रही हैं, लूनी, बनास, चंबल, माही, साबरमती, घग्गर, बाणगंगा, साहिबी, ये सब रेड कैटेगरी में डाली हुई हैं। जो स्टेटस ऑफ रिवर्स रिपोर्ट मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंडिया रिवर फोरम एक राष्ट्रीय एक मंच है, नदियों के संरक्षण पे काम कर रहा है, जिसमें मैं भी भागीदार हूं। और उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में केवल पश्चिमी बनास नदी को छोड़ करके बाकी ये जो सारी नदियां हैं, इनके बेसिन यानी इनकी सहायक नदियों के साथ मिला के अधिकांशतः वो रेड कैटेगरी में है, यानी अत्यधिक संकट में है। उसी के साथ अगर हम एक चीज में लास्ट इस पॉइंट में बता रहा हूं कि जो हमारे बड़े डैम हैं, बड़े डैम्स भी बन तो गए, जब बने तब नदियां अच्छी बहती थी, पानी के फ्लो थे। अभी मैंने बोला ना आपको, जयसमन जो झील है वो जी। और सलपुर बांध है, इनमें पानी आने में अब रुकावट आ रही है। जयसमन झील कई सालों से पूरी नहीं भरी है, ओवरफ्लो नहीं हुई है। अब आप समझें क्यों? क्योंकि उनकी ऊपर जो कैचमेंट एरिया है, नदियां जो उनमें आ रही हैं, वो उनमें रिवर फ्लो ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी डाइवर्ट हो रहा है, एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल टेकअप हो रहा है, एग्रीकल्चर टेकअप हो रहा है, यानी उस पानी का दोहन भी हो रहा है। दूसरा, पानी प्रवाह जो उनके मार्ग हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो पानी का प्रवाह नहीं रहेगा तो फिर इनमें जलाशयों में पानी कैसे इकट्ठा होगा? तो ये एक मैंने आपको बताया कि साधारण के नदियों में क्या खतरे हैं। साधारण की जगह मैं अनुरोध करूंगा कि ये कुछ चीजें मैंने फैक्ट जो बताई उसके आधार पर अब समझें कि मानव जनित क्रियाकलापों का नदियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी मैम। तो बिल्कुल, और जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं वो मानव जनित ही है, और हम जी। अपने लोभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि खनन कार्य जो है, हाँ जी। 2 ट्रक के बराबर के गहराई में खनन कर चुके हैं, खोद चुके हैं, फिर भी और हम्म। कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पेस्टिसाइड्स की बात भी आपने कही यहाँ पर बात। तो ये सारे मानव जनित क्रियाकलाप, और सीवेज वाटर के बारे में तो हम सोचेंगे तो सच में वाकई सब डर जाएंगे कि किस प्रकार से हम नदियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आप एक बात कह रहे थे हाई कोर्ट के बारे में, उनके निर्देशों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके देखरेख में भी नदियों के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है। तो वैसे राजस्थान में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या नीतियां और कानून नियम आदि बने हैं नदियों को लेकर के? हाँ, देखिए, ये हमारे लोगों को, हमारे श्रोताओं को और श्रोताओं के माध्यम से उनके और जानकारों को ये बात जानी चाहिए। मैं एक प्रकरण से आपको एक शुरुआत करता हूं इस प्रश्न का जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट हमारा बहुत संवेदनशील है, और जब वो कभी भी पर्यावरण प्रदूषण के ऐसे कोई बड़े एपिसोड या ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आने लगती हैं, तो जी। हमारे हाई कोर्ट जो है वो उस पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। जी। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है झीलों को लेके, नदियों को लेके। और उसका एक ताजा तरीन एक और स्वतः संज्ञान राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया, और 24 अक्टूबर 2024 में उन्होंने एक आदेश जारी किया। उस आदेश की हेडिंग क्या थी आप समझिएगा। हाई कोर्ट के आदेश की हेडिंग थी, सेव द रिवर्स, लेक्स एंड वाटर बॉडीज फ्रॉम इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड एनक्रोचमेंट्स। यानी गैर कानूनी निर्माण और अतिक्रमणों से नदियों को, झीलों को और जलाशयों को बचाएं। अब आप समझिए किस लेवल पर ये समस्या आई, जिस पर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायविदों को जो है संज्ञान लेना पड़ा। यानी जी। उनको कोई एप्लीकेंट नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कि कोई गुहार लगाए, हुजूर अंदाता मदद करो, तभी वो सुने। न्यायाधिपति हैं, वो अन्याय होता देखेंगे, तब भी उन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञान था। इसका हेडिंग मैंने आपको बताई ना, सेव द जी। रिवर्स, लेक्स एंड वाटर बॉडीज फ्रॉम इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट्स। इसका मतलब है जो गैर कानूनी निर्माण और अतिक्रमणों की जो बाढ़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित रूप से हो गई तो हाई कोर्ट तक के कान खड़े हुए। हालांकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी झोझरी नदी को लेकर संज्ञान लिया, राजस्थान हाई कोर्ट पहले भी कई बार संज्ञान ले चुका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है उसके जो कोर्ट है वो कई बार संज्ञान ले चुके हैं राजस्थान के इश्यूज को लेकर के। अब समझें कि वो संज्ञान लेकर के टाइम टाइम पर डायरेक्टिव्स भी जारी करते रहे हैं, ठीक। और उनके अनुसार हमारे राजस्थान में कई नीतियां, कानून, नियम नदियों को लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर बने। मैं आपको, ये बहुत रोचक है और हमारे श्रोता जरूर इसको देखें क्योंकि ये जानकारी अधिकांशतः लोगों से दूर है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, एक्सेप्ट कि हमारे जो लॉ पढ़े हुए लोग हैं, कानून की पढ़ाई बस उन तक ही रहेगा, लेकिन आम जन इन कानून नियमों से अनभिज्ञ रहता है। 1954 में ही राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम बन गया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट को ये पावर दिए गए थे कि वो सिंचाई परियोजनाओं में नदियों के पानी को कैसे काम में लेंगे। 1954 में राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम बन गया था सरकार को पावर देने के लिए कि वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में नदियों का पानी कैसे लेंगे। अब समझिए 1956 में राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम, राजस्थान रेगुलेशन ऑफ बोटिंग एक्ट, वो बन गया था जो नदी और झीलों में नौकायन के सुरक्षा को लेकर के नियम बना। आप सोचिए कब का एक्ट है, 1956 का, जो नदी और झीलों के अंदर बोटिंग की सेफ्टी को लेकर के, नौकायन की सुरक्षा को लेकर के ये बना। उसके बाद में क्योंकि इरेटिक रेनफॉल और ऐसे बरसात, कभी कभी अप्रत्याशित पानी का बहाव रहता है और बाढ़ के एपिसोड हुए, 1990 में राजस्थान बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण अधिनियम 1990 आया, राजस्थान फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट। यानी नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं, जहां बरसात काल में पानी आने पर फ्लड की स्थिति बनती है हर साल या वगैरह वगैरह, उनका जोनेशन किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए और फ्लड प्लेन के तौर पर उनको मान करके और उनका उस तरह से मेंटेनेंस किया जाए। तो आप सोचिए उन फ्लड प्लेन्स के मेंटेनेंस, जोनेशन के लिए 1990 में ये नियम बना। उन फ्लड प्लेन्स को अब हम डिस्ट्रॉय करें या परिवर्तन करें या वो सब करें तो इस अधिनियम का जो है पालन होगा या अवहेलना होगी? अवहेलना होगी। उसके बाद में आया 2012 में राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, राजस्थान वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी एक्ट 2012 में आया, जिसका विभिन्न जो उसके प्रावधान थे, लेकिन एक सबसे प्रमुख प्रावधान था पॉल्यूटर पेज, यानी जो प्रदूषण करेगा वो भुगतान करेगा, वो उसका हर्जाना देगा। ये उसका सिद्धांत था, प्रमुख सिद्धांत। लेकिन आप जानते हैं जब पॉल्यूटर पेज की बात आएगी तो फिर दबाव आएगा। पॉल्यूशन करने वाले तो पॉल्यूशन करना चाहते हैं ना, उसका हर्जाना भुगतना पड़े तो फिर तो बात ही क्या रही। और उसका फल क्या रहा पता है? 2012 में ये अधिनियम पारित होने के बाद अभी 2025 तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। राजस्थान वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी एक्ट 2012 अभी तक राजस्थान में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। पॉल्यूटर पेज का जो सिद्धांत वाला था वो दबा रह गया है। पॉल्यूटर पॉल्यूट्स, बस पॉल्यूटर कंटिन्यू पॉल्यूशन एंड डजंट पेज, ये हो रहा है। फिर आते हैं 2012 में ही जो पानी के यूज को लेकर के ही ये एक्ट जो है, जल संसाधन विनियामक अधिनियम, दूसरा ये है पॉल्यूटर पेज के अलावा वो पानी के यूज को लेकर के जो है वो नियम और तरह तरह के गाइडलाइन उसमें बनाई गई। अच्छा, वो तो खैर हो नहीं पाया इम्प्लीमेंट। उसके बाद 2015 में आया राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली नदियों को लेकर के जो बना, बहुत अच्छा सुंदर एक्ट बना, राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एक्ट 2015।
हम्म। और इसके अंदर एक राज्य स्तर पर वाटर रिसोर्स एडवाइजरी काउंसिल यानी जल संसाधन परामर्शदात्री परिषद जो है वो एडवाइजरी काउंसिल का गठन, उसका प्रावधान रखा गया। उसके साथ में ही राजस्थान के स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन, राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्स प्लानिंग अथॉरिटी यानी राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना, गठन का भी इसमें प्रावधान रखा गया, जिसके द्वारा क्या किया जाना था, उस प्राधिकरण के द्वारा उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके सलाह से राजस्थान में एक समन्वित जल संसाधन प्रबंधन की अप्रोच से काम करना है। और जो नदी बेसिन है, नदियों के प्रवाह तंत्र हैं और उनके सहायक प्रवाह तंत्र हैं, सब बेसिन हैं, उनके साथ में उनके वाटरशेड, जल ग्रहण क्षेत्र, उनसे होने वाले सिंचाई परियोजनाएं, उनसे होने जुड़ी हुई ये ड्रिंकिंग वाटर परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं, उन सब की प्लानिंग को उन नदियों के परिप्रेक्ष्य में, उनके कैचमेंट में, उनके फ्लो के परिप्रेक्ष्य में प्लान किया जाए। तो ये बहुत सुंदर। दूसरा, नदी से नदी में पानी का ट्रांसफर करने को लेके, इंटरलिंकिंग को लेकर के भी इसके अंदर सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए प्राधिकरण गठित किया गया है और उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है। वो काम कर रही है, हालांकि 2015 हो गया और 25 अभी है, लेकिन अभी इसके जो भी फल आने हैं वो अभी उसमें समय लग रहा है। उसी के साथ साथ में ये था कि जो सरफेस फ्लो है यानी नदी सतह पर जो पानी बहता है, उसमें हमारी चंबल नदी, बनास नदी और लूनी नदी, राजस्थान में जो फ्रेश वाटर सरफेस फ्लो है यानी बरसात का पानी का जो प्रवाह होता है, उसमें ये तीन नदियां बहुत बड़ी मात्रा में पानी के फ्लो को कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन इनके साथ में भूजल पुनर्भरण भी होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है नदियों से। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते शहरीकरण, खेती में उपयोग, उद्योगों में उपयोग, विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए जो ट्यूबवेल और भूजल का दोहन हो रहा है वो भयंकर वाला हो रहा है, जिससे नदियां भूजल का पुनर्भरण उस तरह से नहीं कर पा रही हैं। नदियां खत्म भी हो रही हैं, फिर जो बह भी पा रही हैं तो भूजल को पुनर्भरण, तो ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत भयंकर खराब है। इसको लेकर के ही राजस्थान ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2024 में आया है, जिसमें बिना परमिशन के आप ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकते। आपको अगर एक निश्चित मात्रा में आप ग्राउंड वाटर अगर लोगे खेती में, सिंचाई में या किसी में, तो आपको उसका एक नियत भुगतान करना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान उसमें अभी रखे गए हैं। ये राजस्थान राज्य के लेवल के मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब मैं थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, मुख्य जो हमारे देश में गंगा एक्शन प्लान 1985 से लॉन्च हुआ था, और गंगा एक्शन प्लान के बाद में फिर धीरे धीरे देश की अन्य नदियों को भी संरक्षित करने के उद्देश्य से 1995 में उसका नाम कर दिया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नाम कर दिया उसका, गंगा एक्शन प्लान का रीनेम कर दिया। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 से वो कार्यरत है, और इसमें गंगा के साथ साथ वर्तमान में करीब 20 राज्यों में 39 नदियों को, जो करीबन 185 शहरों से होकर के गुजरती हैं, उन 39 नदियों को 20 राज्यों में संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। उन नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रावधान, मेजर्स उठाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। राज्यों को भी उन नदियों में, जिन जिन में से नदियां निकल रही हैं, 39 नदियां 185 शहरों से होते हुए 20 राज्यों में, तो उन राज्यों को भी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है कि वो नदियों में प्रदूषण को, अतिक्रमण को वगैरह वगैरह को वो उनको रोकने के लिए काम कर सके। उसके बाद में हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो फंडामेंटल हमें राइट देता है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उसका आर्टिकल 21 में हमें अधिकार, हमें सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदत्त है। उसके साथ ही राज्यों को भी ये निर्देश है आर्टिकल 48A के अंदर कि वे अपने राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, उनके लिए डायरेक्शन है।
लेकिन आर्टिकल 51A(G) जो है वो हम नागरिकों को भी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, वो भी देता है कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हम नागरिक भी काम करें। जी। और उसके साथ में एक चीज मैं और बताना चाहता हूं इसी भाग में कि नदियों के महत्व को देख करके जब हमने 2014 में भी नदी इंडिया रिवर फोरम और उसमें हमने बातचीत करी और नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा और जीवित प्राणी की तरह ही जीवित रहने के अधिकार की बात हमने मांग रखी थी। 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। क्या नाम रखा? ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन लिविंग एंटिटी, यानी कानून के द्वारा प्रदत्त कानूनी व्यक्ति, यानी एक जीवित प्राणी, लिविंग एंटिटी यानी एक जीवित प्राणी के तौर पर उनको ये ज्यूरिस्टिक लीगल पर्सन लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया, यानी जीवित माना। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उत्तराखंड हाई कोर्ट के पे कि ये इस तरह से संभव नहीं है, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों को जो है वो जीवित प्राणी का दर्जा दिया। उसके बाद में 2017 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक रिजोल्यूशन लिया, प्रस्ताव लिया, नर्मदा नदी को एक लिविंग पर्सन के रूप में घोषित करने का। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 2020 मार्च 2020 में सुखना झील जो है उसको अभी जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, घोषित किया है। जी। तो ये कुछ एक चीज थी जो मैं राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति, कानून इत्यादि के बारे में आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता था। जी सर। और जैसे आप नीतियों के बारे में बता रहे थे और उससे पहले कैसे मानव जनित क्रियाकलापों के द्वारा हम नदियों पर कैसे जुल्म कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने जाना। तो अभी तो पता चल रहा है कि हम पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं जो सरकार की जल नीतियां हैं, चाहे समुदाय है, चाहे हम इंडिविजुअल्स है, चाहे इंडस्ट्रीज है, वो नहीं दे रहे हैं। तो फिर सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की जल नीतियां स्थानीय समुदायों की भागीदारी को पर्याप्त महत्व देती है या क्या हालचाल है फिलहाल? हाँ, देखिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उसको लेकर के जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए पहले एक तथ्य को समझें कि हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी, किसी भी देश या राज्य की वृद्धि को, संपन्नता को बताने का, उसमें हमारे देश की जीडीपी का 6% हिस्सा वो पानी से प्रभावित होता है। जी। यानी पानी हमारे देश में, पानी हमारे जीवन, उद्योग, सभी चीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो देश की जीडीपी में 6% इन्फ्लुएंस रखता है पानी। ये हालांकि कम है, ये ज्यादा होना चाहिए, फिर भी 6% जीडीपी में पानी का योगदान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये आप कहेंगे पानी का योगदान का क्या मतलब है? पानी का योगदान का मतलब ये है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सैनिटेशन, है ना, पेयजल योजनाएं, है ना, जल पर आधारित जितनी, जिससे हमारे देश की घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि, सहायता होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, 6% योगदान है। लेकिन ज्यादातर जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो नीतियां बनती हैं, हालांकि एक तरीका है कि सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें उनका ड्राफ्ट जो है वो जनहित में जारी करती हैं, एक डेट निर्धारित करती हैं, तब तक वो लोगों से उस पर सुझाव आमंत्रित करते हैं और फिर उसके बाद में फिर उसको फाइनलाइज करके और अपने संसद में या विधानसभा में उसका अध्यादेश लेकर के और फिर उसको पारित करते हैं। फिर वो कानून, नीति, नियम इत्यादि के रूप में वो नोटिफाई होता है गजट में। देखिए सवाल ये है कि ये सरकार जो भी जल नीतियां बनाती है, लॉज, एक्ट्स या पॉलिसीज बनाती है, उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी को महत्व दिया जाता है कि नहीं, राइट? और इसे समझने के लिए हम ये समझे पहले तो कि पानी पर आधारित हमारी जो जीडीपी है देश की, सकल घरेलू उत्पाद, वो 6% है। यानी पानी का प्रभाव 6% जीडीपी पर है। जल को लेकर के जितनी भी तरह की हमारी योजनाएं, परियोजनाएं और इत्यादि बनती हैं, 6% योगदान है पानी का। जो आम जन का, स्थानीय समुदाय का मतलब है आप कहीं डैम बना रहे हैं तो वहां के लोकल लोग, आप कहीं एनीकट बना रहे हैं वहां के लोग,
आप कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां के लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, वहां के लोग, आप कहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां के लोग, केमिकल फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां के लोग, टेक्सटाइल यूनिट लगा रहे हैं, वहां के लोग, वगैरह वगैरह। स्थानीय समुदाय, आप नदी प्रदूषण को लेके कानून बना दें, ग्राउंड वाटर को लेके बना दें, कुछ भी आप बनाएं, है ना, लेकिन वहां जो लोग, उनमें गंगा, यमुना, चंबल, इन सब के किनारे जो लोग रहते हैं, क्या कभी उनकी भागीदारी उनसे पूछा जाता है? सरकार जो भी नियम बनाती है, अधिनियम बनाती है, वगैरह वगैरह, एक उसका सतत प्रक्रिया है कि वो उसको लेके एक उसका ड्राफ्ट जारी करती है और लोगों से एक निर्धारित तिथि करके उस लोगों से उस पर सुझाव आमंत्रित करती है सरकार। ठीक है, अब वो सुझाव लोग बाग देते हैं, उनको उनमें ड्राफ्ट में शामिल करना नहीं करना कैसे होता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं जल्दी से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर बागेश्वर की तरफ सोमेश्वर एक जगह है, और सोमेश्वर इलाके में से लगी हुई दो प्रमुख बड़ी बड़ी घाटियां हैं। एक तरफ से लोध घाटी जुड़ी हुई है और एक तरफ से वहां की एक सोमेश्वर घाटी और है, जो 12 किलोमीटर तक वो जा रही है। घाटी अंदर अंदर बड़ी नैरो वैली है, सकड़ी घाटी है, 12 किलोमीटर तक कई गांव उसमें बसे हैं। वहां एंड पर वहां लाइमस्टोन के बड़े भंडार हैं। लेकिन हिमालय क्षेत्र जो भूकंप संवेदी क्षेत्रों में रेड कैटेगरी में आता है, वहां पर माइनिंग पूरी तरह से बैंड है। यानी हिमालय क्षेत्र में माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्री पूरी तरह से बैंड है, नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार का ही निर्णय है। लेकिन वहां लाइमस्टोन के भंडार मिले तो आप समझिए कि राज्य सरकार ने एक बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के साथ में दिल्ली में बैठ करके समझौता कर लिया और वहां सीमेंट प्लांट लगाने की तैयारी कर ली। अब आप सोचिए कि जब देश की ही सरकार ने, देश ने ही हिमालय क्षेत्र में खनन ऐसी एक्टिविटीज को बैन कर रखा है, तो राज्य सरकार उस पर कैसे निर्णय ले सकती थी? लेकिन हुआ। मैं वहीं था और जब ये चीज आई तो हमने वहां पर लोगों से संपर्क किया। पता चला कि स्थानीय पंचायत में जो महिला सरपंच थी, वो घरेलू महिला थी, उसके जेठ ने प्रशासन को अनापत्ति दे दिया और सरकार के मतलब शामिल हो गया उन उद्योग के साथ में कि यहां मैं लगवाऊंगा उद्योग, ठीक, लोगों का भला होगा। हमने उनको बहुत समझाया कि ये पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और ये कानूनी प्रावधान, खनन हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। कलेक्टर साहब के साथ में भी वहां जन सुनवाई हुई। आप समझिए मैं राजस्थान का, तो मुझे कहते हैं तुम राजस्थान के, तुम्हें यहाँ के इशू से क्या लेना देना। मैंने कहा साहब अभी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ का खाना खा रहा हूँ, यहाँ का पानी पी रहा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, हिमालय क्षेत्र मेरे देश का हिस्सा है जैसे अरावली है, तो मैं एज ए सिटीजन मैं यहाँ के लिए नहीं बोल सकता राजस्थान से आया हूं। इवन आप समझिए कि अल्मोड़ा जिला लगता है, तो पिथौरागढ़ जिले की एक एक्टिविस्ट थी जिन्हें पद्मश्री मिला, बसंती बहन। वो बसंती बहन बड़ी जुझारू महिला, वे कलेक्टर के सामने हुई तो उनको भी कहा कि आप पिथौरागढ़ की हो, आपको अल्मोड़ा में आपको क्या लेना देना। बोली साहब मेरी जिंदगी यहाँ अल्मोड़ा में निकल गई है काम करते करते। लेकिन आप ये प्रश्न बोले कलेक्टर साहब आप कहाँ पैदा हुए हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब आप समझिए, मैं बिंदु पर आता हूं दोबारा। यानी कलेक्टर कहीं पैदा हुआ, आईएएस बना, वो नियुक्ति पर अल्मोड़ा में है, वो निर्णय ले सकता है सरकार के साथ आपके यहाँ पर क्या होगा, लोकल लोगों से पूछे बिना। लेकिन वहां पर स्थानीय व्यक्ति, दूसरे जिले का भी जो है, राज्य का तो छोड़ो, दूसरे राज्य का, दूसरे जिले का व्यक्ति भी, वो कलेक्टर एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी ये प्रश्न कर रहा है कि आप कैसे यहाँ बोल रहे हो। तो आप समझिए कि जो स्तर है स्थानीय समुदायों की भागीदारी, इसको महत्व जो है वो नहीं दिया जाता है। ये एक कड़वा सच है। लोगों की, आम जन की भागीदारी नहीं हो पाती है और ज्यादातर जो शासन है, जो भी शासन है, और उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, राजशाही और नौकरशाही उस समय की जो है, जो भी है जहां है, वो अपने अपने हिसाब से जो नियम, कानून, अधिनियम प्लान करना चाहती है, असल में ड्राफ्ट उसी का बनता है और वो एक फॉर्मेलिटी के लिए, खाली जन उसके लोगों की ओपिनियन के लिए वो जारी होता है। लोगों के सुझाव आते हैं, वो कूड़ेदान में जाते हैं और बनता वही है जो ड्राफ्ट में बन चुका, क्योंकि वो असल में उनके हिसाब से वो तैयार हो चुका है। तो ये मैं यहाँ पर इतना ही जवाब दूंगा
कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी अभी भी हमारे लिए जो है राज्य में, राजस्थान राज्य में और देश के स्तर पर भी एक सबसे इग्नोर किया जाने वाला पक्ष है ऐसी किसी भी तरह की नीतियों को बनाने में। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में आप आए और हमें बहुत सारे ज़रूरी जानकारियाँ प्रदान की, और हमें आपने राजस्थान के नदियों के बारे में, नदी संरक्षण और चुनौतियों के बारे में बहुत डिटेल से समझाया और बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो चुका है इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करें। नदियाँ हमारी जीवन रेखा, नदी संरक्षण और चुनौतियाँ। तो इस एपिसोड के अंतर्गत हमने जाना कि हमारे क्रियाकलापों का राजस्थान की नदियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ नदियों को लेकर के राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या नीतियाँ, कानून और नियम इत्यादि बने हैं, और क्या सरकार की जल नीतियाँ स्थानीय समुदायों की भागीदारी को पर्याप्त महत्व देती हैं। तो आज वक्त हो चुका है कि यहीं पर हम रुकते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में कैसे लागू किया जा सकता है। क्या शिक्षा और जागरूकता से हम नदियों के प्रति दृष्टिकोण बदल सकते हैं, और क्या हम खुद नदियों के पुनर्जीवन में भाग ले सकते हैं। राजस्थान में कौन से सफल उदाहरण हैं जहां नदियों को जन जागरूकता और जन भागीदारी द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे अगले एपिसोड में नदियां हमारी जीवन रेखा, नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। नमस्ते।